गोल्ड सेंट्रल में आज हमारी एक्सपर्ट हैं रेलगेल कमोडिटीज की सुगंधा सचदेव जी। सुगंधा जी, बहुत स्वागत है आपका। मैम, सोने पर आउटलुक आपका और जानना चाहेंगे। दोनों ही तरफ बराबर अगर आप देखें तो कारक ऐसे हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं और सोने में गिरावट की वजह भी बन रहे हैं। ETF बिकवाली कर रहे हैं, केंद्रीय बैंक खरीदारी कर रहे हैं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, कहीं स्टिमुलस भी आ रहे हैं, मंदी की बातें होने लगी हैं, महंगाई से पूरी दुनिया तप रही है। क्या लगता है आपको, इतने सारे समीकरण जब आपकी टेबल पर हैं, गोल्ड का आउटलुक आपको कैसा लगता है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल राइटली बात की। बहुत सारे डाइवर्जेंट फैक्टर्स हैं। एक तरफ ETFs में सेलिंग आ रही है, सेंट्रल बैंक अपनी गोल्ड परचेजेस को बढ़ाते जा रहे हैं, और वहीं बट मुझे लगता है सबसे बड़ा जो फैक्टर है ये रहेगा इन्फ्लेशन की कंसर्न्स। अभी भी अगर हम देखें तो एनर्जी क्राइसिस से यूरोप काफी ज्यादा फेस कर रहा है एनर्जी क्राइसिस को, और जैसे जैसे विंटर सीजन आएगा ये एनर्जी क्राइसिस और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के प्राइसेस दोबारा से वापस बढ़ सकते हैं। इवन तो अभी पिछले कुछ टाइम में थोड़े से सप्रेस हुए हैं, बट मुझे लगता है दोबारा से वहां पर एक अपटिक देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के बहुत ज्यादा भी नीचे कम नहीं होगी। इवन दो सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू कंटेन इन्फ्लेशन, पर मुझे लगता है एनर्जी क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ईज ऑफ नहीं होगी। ये फैक्टर गोल्ड के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा लॉन्गर टर्म में, बिकॉज गोल्ड को देखें तो पिछले बहुत सालों से गोल्ड ने बहुत अच्छा एक इन्फ्लेशन हेज की तरह वर्क किया है, और हमेशा इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो रिटर्न्स रहे गोल्ड के वो पॉजिटिव रहे हैं। तो मुझे लगता है ये फैक्टर गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगा। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले भी मेंटेन किया था, मुझे लगता है फेड का जो स्टैंस है वो फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में स्लाइटली सॉफन हो जाएगा, बिकॉज यूएस की इकोनॉमी पे एक कुछ माइल्ड इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है। इवन दो अभी भी यूएस में लेबर मार्केट स्ट्रांग है, हाउसिंग मार्केट स्ट्रांग है, बट वहीं कुछ सिग्नल्स जरूर निकल के आ रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी कुछ हद तक स्लो डाउन में आती जाती है। सो ये जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इससे ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा मंदी का आसार नजर आ रहे हैं। ग्लोबली ये चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि ग्लोबली हम स्लो डाउन की तरफ मूव कर रहे हैं। सो ये फैक्टर भी गोल्ड के लिए काफी सपोर्टिव रहेगा, बिकॉज इससे गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड जो है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स में भी हमने कुछ हद तक नरमी आते हुए देखी है। डॉलर जी। इंडेक्स ने 110.78 तक के लेवल्स को टेस्ट किया, और वहां से हमने कुछ हद तक इसमें रिवर्सल आते हुए देखा है। सो गोल्ड एंड डॉलर में जो हम देखते हैं एक राइवलरी का एटमॉस्फेयर रहता है। जो सेफ हेवन फ्लोज अभी तक डॉलर इंडेक्स में जा रहे थे वो कुछ हद तक कम होंगे और वो रीड आउट हो जाएंगे गोल्ड की तरफ। सो इससे भी गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। सो ये सब बातें थोड़ी सी टेक्निकल रहेंगी। अगर मैं जी। एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मुझे लगता है गोल्ड के प्राइसेस में 49,500 से 49,000 के लेवल्स पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से ये एक एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। जब जी। तक 48,800 का लेवल होल्ड कर रहा है, क्लोजिंग बेसिस पर मुझे लगता है लोअर लेवल्स पर गोल्ड में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ वेडिंग सीजन डिमांड, फेस्टिवल सीजन डिमांड अभी गोल्ड में काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो ट्रेंड पिछले 5 महीने में हमने सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। जी। डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा सेल ऑफ इसलिए देखने को नहीं मिला बिकॉज ऑफ द रुपी फैक्टर। जो रुपी अगर इस साल देखें तो 6.49% तक डेप्रिशिएट किया है। यही एक कारण है जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस अभी भी हायर ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम रुपी को वापस से 74 के लेवल पे देखते तो प्राइसेस आज 47,000 के आसपास ट्रेड कर रहे होते। सो ओके। यहाँ से सर्टेनली एक रिकवरी का एटमॉस्फेयर इंटरनेशनल मार्केट्स में बन रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो $1680 पर आउंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ये पिछले 2 सालों से गोल्ड के प्राइसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है मुझे लगता है गोल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, एक रिकवरी का एटमॉस्फेयर बनेगा। हाउएवर एक कॉशन भी जरूर रखने की जरूरत है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, इन दैट केस मुझे लगता है प्राइसेस सिग्निफिकेंटली स्लिप कर सकते हैं। 47,500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट मेरा अभी ऐसा मानना नहीं है। मुझे लगता है ये लेवल होल्ड करेगा और अभी हम गोल्ड में सर्टेनली बाइंग करके चल सकते हैं। और अगर मैं लॉन्गर टर्म पिक्चर की बात करूं तो मुझे लगता है प्राइसेस इनिशियली टारगेट कर सकते हैं 52,700, बिकॉज पिछले 4 महीने से अगर हम देखें तो प्राइसेस एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। जी। डाउन साइड में 49,500 और हाई साइड में 52,700 को ब्रेक नहीं कर पा रहे। सो एक रेंज का ही कारोबार चल रहा है अभी प्राइसेस में। जब ये रेंज हाई साइड पे ब्रेक हो जाएगी, वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 53,500 फर्स्ट एंड देन 55,000 एज वेल फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। जी। सो मुझे लगता है कुछ भी डिप्स मिले गोल्ड में टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 49,500 टू 49,000 बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन का लेवल रहेगा। और मेरी एडवाइस रहेगी
कि स्टैगर्ड वे में ही बाइंग करें, एक लेवल पर बाइंग नहीं करें। इससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलेगा और लॉन्गर टर्म्स में आपके रिटर्न्स भी एनहांस होंगे। बिल्कुल। तो सुगंधा जी का सीधा नुस्खा है कि आप 48,800 के टूटने का इंतजार करें एमसीएक्स पे, और 49,000, 49,200, 500 तक बहुत अच्छा मौका है, खरीदारी कर लीजिए। 52, 52,500 के लेवल आपको मीडियम टर्म में ही मान लूँ मैम कि देखने को मिल सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक आखिरी सवाल मेरा, मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं मुझे दिवाली पे निवेश करने हैं, चांदी खरीदूं किसकी तरफ वेट आपका ज़्यादा है? मैं मानती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो आप चांदी में अपनी एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं, पर जो स्लाइटली रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एडवाइस रहेगी कि 70% अपना जो अमाउंट है 70,000 गोल्ड में डालें, 30% ही 30,000 रुपए ही सिल्वर में डालें। सिल्वर में रिटर्न्स का पोटेंशियल हायर है बट स्लाइटली रिस्की रहती है, सो इसीलिए एडवाइस रहेगी कि 70-30 का रेशियो रखें, गोल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, सिल्वर में स्लाइटली कम रखें।